क्लास। बेटा आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 और हमारे चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश क्या होता है? आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप। क्या आपने कभी प्रकाश को देखा है? बताओ जरा, देखा है? नहीं देखा। ठीक है, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन दूसरी चीजों को देखने में वो हमारी मदद करता है। अगर किसी कमरे में प्रकाश नहीं होगा तो हम वहां पे रखी वस्तुओं को भी नहीं देख सकते। तो अगर हम प्रकाश की परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अब हम प्रकाश के गुण के बारे में जानते हैं। तो आपने छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ा था कि प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करता है। कैसे चलता है प्रकाश? हमेशा सीधा चलता है। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में एक एक्टिविटी भी की थी जिसमें हमने क्या किया था, एक कार्डबोर्ड रखे थे 3 एक दूसरे के पैरेलल रखे थे, उनके बीच में होल कर दिया था। तो जब ये और यहाँ पे हम रखते हैं एक मोमबत्ती, उसके बाद हम यहां से जब उसको देखते हैं मोमबत्ती को, तो अगर होल के जस्ट सामने मोमबत्ती है तो यहां से होते होते प्रकाश आंखों तक पहुंचता है। लेकिन मान लो हमने बीच वाले कार्ड को इस तरह से चेंज कर दिया कि उसका जो होल था वो साइड में शिफ्ट हो गया, तो आप देखोगे यहां से प्रकाश आया पर यहां आके वो स्टॉप हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रकाश होती हैं ये चुंबकीय तरंगें होती हैं और इसीलिए इनको अपने संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। 9th क्लास में हमने ध्वनि के बारे में पढ़ा था। ध्वनि तरंगे कैसे थी? यांत्रिक तरंगे थी और इसीलिए उन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अगर कहीं पर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि भी हमें सुनाई नहीं देती। उसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी की थी 9th क्लास में, एक बेल जार वाला, अगर आपको याद हो तो उस बेल के अंदर कांच का जार था, उसमें हम घंटी को फिट करते हैं और जब उसमें निर्वात क्रिएट कर देते हैं, यानी कि हवा को भी बाहर निकाल देते हैं और कोई माध्यम नहीं होता है, जब हम बेल बजाते हैं तो हमें सुनाई नहीं देता। तो उससे क्या पता चल रहा था कि उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन जो प्रकाश है इसकी किरणों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये कैसी तरंगे? चुंबकीय तरंगे। इसलिए आप देखोगे जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर एक वायुमंडल का घेरा है और जो सन है, जो सूर्य है, वो हमसे बहुत दूर है। तो जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं, बीच में पड़ता है निर्वात, वैक्यूम, वहां पर कोई भी माध्यम नहीं है, इवन वहां पे एयर भी नहीं है। तब भी देखो, आप देखोगे सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आ रही हैं, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं, जो प्रकाश है, वो यांत्रिक तरंगे नहीं है, वो चुंबकीय तरंगे हैं। तो उनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो हम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका दूसरा गुण था। इसके अलावा हम तीसरा गुण जो है, आप देखोगे कि अगर प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो फिर क्या बनती है? उसकी छाया। ये भी आपने छोटी क्लासेस में देखा था, शेडो बन जाती है। मान लो यहाँ से लाइट आ रही है, रास्ते में अपारदर्शी वस्तु आ गई, तो आप देखोगे वहां पे उसकी क्या बन जाती है? छाया बन जाती है। तो ये कुछ प्रकाश के गुण हैं जो आपको पता है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखो परावर्तन क्या होता है। उसके लिए हमें चाहिए एक चमकदार सतह, कोई भी शाइनिंग सरफेस हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा स्टील के बर्तन होते हैं, या दर्पण तो सभी ने देखा होगा, जो मिरर होता है, शीशा जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, तो वो चमकदार सतह है। चमकदार सतह से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में, ठीक है, उसी माध्यम में, माध्यम चेंज नहीं हो रहा, उसी माध्यम में वापस आना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। सपोज आप क्या करना, एक मिरर लेना, दर्पण लेना और उस पर आप देखोगे टॉर्च मारोगे, तो जैसे आप टॉर्च मारते हो उस टॉर्च का परावर्तन ऑपोजिट साइड में आपको नजर आता है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा जैसे हमने कोई साड़ी पहनी, कोई ड्रेस पहनी जिसपे स्टोन्स लगे हुए, और जब उस पर लाइट फॉल करती है,
कोई भी प्रकाश हमारे ऊपर गिरता है तो टकरा के आप देखते हो ना, इसे झिलमिल झिलमिल से क्रिएट हो जाता है। तो वो किस वजह से? प्रकाश का परावर्तन, जिधर से आया टकरा के वापस उसी माध्यम में वो चला गया। तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस परावर्तन के कुछ नियम हैं, नियमों के अनुसार होता है। तो उसके लिए पहले हम ये चित्र को समझेंगे, तभी हमें नियम समझ में आएंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ले लिया एक चमकदार सतह। ये जो आप लाइन देख रहे हो, आप इसको दर्पण भी मान सकते हैं, कोई भी चमकदार सतह। और जो ये मैंने तिरछी यहाँ पे रेखाएं बनाई हैं, इट मीन्स ये पॉलिश वाला साइज है। परावर्तन इस तरफ नहीं होगा, ऊपर जो प्लेन साइड है वो परावर्तन वाली साइड है। तो चमकदार सतह कौन सी है? ये वाली। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण आई, ठीक है, जो प्रकाश की किरण आकर इस सतह से टकरा रही है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। ध्यान रखना, प्रकाश की सतह जो आके टकरा रही, प्रकाश की किरण जो सतह पर आके टकराती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। अब ये यहाँ पे टकराई बिंदु O पर, तो जिस बिंदु पर ये टकरा रही है आपतित किरण उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर सतह से टकराई वो कहलाएगा आपतन बिंदु। और टकराने के बाद जो है ये वापस उसी माध्यम में चली गई, तो इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। अब ये जो आपतन बिंदु है, यहाँ पर हम एक लंब बनाएंगे। 90 डिग्री का जो होता है, आप मैथ में भी बनाते हो, ये 90 डिग्री का हमने एक लंब बनाया, इसको हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, प्रकाश की किरण आई, आपतित किरण आई, टकराकर वापस उसी माध्यम में चली गई, इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। और ये जो परिघटना है इसको हम बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखोगे कि ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच में एक कोण बन रहा है। सतह को नहीं देखना है हमने, सतह से काफी दूर है ये। आपतित किरण और अभिलंब, इनके बीच में एक कोण बन रहा है, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। तो एंगल आई जो है वो क्या दर्शा रहा है? आपतन कोण। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंस आई से शुरू होता है, इसलिए हम इसको आई से निरूपित करते हैं। उसके बाद यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ पे परावर्तित किरण गई। आप एरो का विशेष ध्यान रखोगे, एरो आपको बताएंगे कि किरण कहाँ से आई और कहाँ पे जा रही है। तो जितने भी आप डायग्राम्स बनाओगे इनमें एरो का विशेष महत्व है। अगर आप एरो नहीं बनाते हो तो पता ही नहीं चलेगा कि किरण किस दिशा से आ रही है और किस दिशा में जा रही है, और आपके मार्क्स भी कट जाएंगे। ठीक है, तो ये परावर्तित किरण है। अब यहाँ देखोगे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला जो कोण है इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आर से शुरू होता है, इसलिए ये एंगल आर है। तो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब चलो हम परावर्तन के नियम को समझ लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कि जिस एंगल पे किरण आएगी अभिलंब से उसी एंगल पे वो जाएगी। अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में 30 डिग्री बन रहा है, आपतन कोण 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री। अगर आपतन कोण हमारा 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? यस, 45 डिग्री ही होगा। तो ये हमारा पहला नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेकंड नियम देखो, आपतित किरण। ठीक है, ये हो गई आपतित किरण। आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये आपतन बिंदु है, इस पर बनने वाला ये अभिलंब, और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है। ये सदैव एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा मैं आपको समझाती हूँ। मान लो जैसे ये बुक है, ठीक है, यहां से आपतित किरण आई, यहाँ ही पे अभिलंब बनेगा और टकरा के इसी दिशा में जाएगी। तो ये एक तल है, ऐसा नहीं कि किरण यहां से आई और इधर चली गई तो तल बदल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहां से किरण आएगी तो टकरा के इधर जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे रख लू दर्पण को, तो इस तल से अगर किरण आ रही है तो टकरा के भी इधर ही जाएगी, इस तरफ या उस तरफ नहीं जाएगी, ना ही पीछे जा रही है।
क्लियर आपको? तो एक ही तल में ये हमेशा रहते हैं। तो ये दो नियम है परावर्तन के नियम। आई होप ये अब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो बेटा पहले हम समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आप सबने दर्पण में अपने आप को देखते हो ना, तो जो चीज दर्पण के सामने है, जैसे मैं अगर दर्पण के सामने खड़ी हूं तो मैं कहलाऊंगी बिंब, और मेरे जैसा जो उसमें दिख रहा है दर्पण में वो कहलाता है प्रतिबिंब। क्लियर? ठीक है, मिरर के सामने कोई भी चीज रखी है वो क्या कहलाएगी? बिंब। और उसकी जो छाया नहीं कह सकते हम उसको, उसके जैसा कि जो आपको दर्पण में या चमकदार सतह में दिखाई देता है वो कहलाता है प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो किरणें आपस में प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा पर उसको अभी हम समझेंगे। प्रतिच्छेदित होना मीन्स दो किरणों का आपस में टकराना, एक जगह पे जाके वो मिलती हैं, और अगर नहीं मिल रही हैं तो हम उनको मिला भी सकते हैं, वो अभी हम समझेंगे। ठीक है, अभी बस आप इतना ध्यान रखना कि प्रतिबिंब तब बनेगा जब किरणें या तो प्रतिच्छेदित हो रही हैं या प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है। ठीक है, तो अब देखो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। इनको समझने के लिए पहले मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूँ। ठीक है, आप सबने अपनी फोटो देखी है, फोटो खिंचवाई भी होगी। ठीक है, एक पेपर के ऊपर जो आपकी फोटो छपके आती है, सबने देखी हुई होगी वो। मान लो वो हमारे पास हमारी एक फोटो है, ठीक है, जिसको हमने पेपर पे, आप सबने भी रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी फोटो खिंचवाई हुई, पासपोर्ट साइज फोटो हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो आप वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण मान के चलो। और आभासी प्रतिबिंब आपका ही प्रतिबिंब है, लेकिन कब है? जब आप शीशे के सामने खड़े, दर्पण के सामने खड़े हो, तो दोनों में डिफरेंस है आपकी फोटो में। और जब आप मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े हो, दर्पण के सामने, तो वो जो प्रतिबिंब है वो आभासी है। ठीक है, अब हम समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं। एक्चुअल मीटिंग अगर होगी, मान लो यहाँ पर सपोज आपको मैं बता रही हूँ, एक ये दर्पण है। ठीक है, ये भी आगे हम पढ़ेंगे, पर अभी मैं तुम्हें समझा देती हूँ। कोई किरण यहाँ आ गई, टकरा के वापस यहाँ आ गई। एक किरण जो है वो सपोज इस पॉइंट से गई और वो टकरा के यहां से निकल गई, तो आप देखोगे इस पॉइंट पे मिल रही है दोनों किरणें, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में वो एक दूसरे से टकरा रही है। ठीक है, जहाँ पे एक्चुअल में मीटिंग होती है उसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है, वो मिल नहीं रही है। ठीक है, आपस में मिल नहीं रही है, पर ऐसा लगता है कि जैसे वो मिल रही है। ठीक है, वो जब हम यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। बस अभी इतना ध्यान रखो कि इसमें प्रतिच्छेदित होती है वास्तविक में, और आभासी में प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है। सेकंड देखो, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दा मीन्स स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन हो सकती है। जैसे आपका फोटो है, तो फोटो एक कागज जो है उसके ऊपर आपकी फोटो छपी हुई है, तो वो कागज किसका काम कर रहा है? एक पर्दे का काम कर रहा है, एक स्क्रीन का काम कर रहा है। ऐसे जब आप टीवी में देखते हो, मूवीज चल रही है, तो वो एक स्क्रीन है, उसके ऊपर वो पूरा आता है, फोटो वीडियो जो भी आता है। तो ये किसका उदाहरण है? वास्तविक प्रतिबिंब का। जैसे आप पिक्चर हॉल में मूवी देखने गए, बड़ा सा स्क्रीन है, पर्दा है, उस पे आपको हीरो हीरोइंस की फोटो दिखते हैं। क्या एक्चुअल में वो हीरो या हीरोइन वहां पर है? नहीं है, वो क्या है? उनका प्रतिबिंब है। और क्योंकि वो पर्दे पर प्राप्त हुआ है तो वो कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। सपोज आप दर्पण के सामने खड़े हो, शीशे के सामने खड़े हो, ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब वहां पर दिख रहा है, पर वहां पे कोई पर्दा नहीं जिसपे आप उसको प्राप्त कर सकते हो। परमानेंटली आप वहां पर उसको नहीं देख सकते। जब तक आप शीशे के सामने खड़े हो तब तक आपको आपका प्रतिबिंब नजर आएगा। जैसे ही आप वहां से हट गए, दूसरी जगह चले गए, तो आपका प्रतिबिंब भी वहां से हट जाता है, तो उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है।
ठीक है। अगर कोई वस्तु ऐसी है तो उसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आप जब दर्पण के सामने खड़े होते हो तो आप देखते हो ना, जैसे आप सीधे खड़े हो आपका सिर ऊपर है तो उसमें भी सिर ऊपर होता है, ठीक। तो आई होप ये 3 डिफरेंस आपको वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी में क्लियर हो गए होंगे। और अगर नहीं हुए तो जैसे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ेंगे आपको और भी ज्यादा क्लियर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। समतल मीन्स प्लेन, ठीक है, एकदम प्लेन जो होता है दर्पण मिरर, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा है वो हम यहाँ पे समझेंगे, जो शीशे में हम देखते हैं, ठीक है। ये मान लो मेरा समतल दर्पण है, इसको मैंने यहाँ पे एक लाइन से नोट कर रही हूँ और आपको बताया था जो तिरछी लाइन है क्या दिखाती कि पॉलिश वाला साइड है, तो चमकदार सतह कहाँ, इस तरफ है। जिस तरफ मैं खड़ी हूं वो चमकदार सतह, मान लो ये एक दर्पण मेरे सामने है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वस्तु रखी ए बी, ये इसकी हाइट है, ए से लेके बी पे रखी हुई है। अब देखो क्या हुआ, ए से एक किरण गई इधर, ठीक है, दर्पण आ गया, टकरा के वापस आ गई। अभी ये साइड आप भूल जाओ, इस साइड कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये साइड कुछ नहीं है। अभी बस आप इतना देखोगे कि यहां से मैं इसको हाइड कर देती हूं, ये देखो ए से किरण गई, ये हमारा दर्पण है, ये गई यहाँ पे, टकरा के परावर्तन हुआ, वापस आ गई, ठीक है। दूसरी किरण यहां से इस बिंदु पे गई और ये देखो यहाँ पे एक अभिलंब बना हुआ है 90 डिग्री का, तो जिस एंगल पे ये गई थी, आपतन कोण पे गई थी, उतने ही एंगल से ये परावर्तित हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर निकल गई, यहाँ पे आपतित हुई, यहाँ पे परावर्तित। अब देखो ये जो किरण वापस आई और ये जो किरण इधर जा रही है, क्या ये आपस में कभी मिलेंगे? ये सीधी सीधे इधर चलती जाएगी, ये इधर इधर चलती जाएगी, तो क्या ये आपस में कभी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर किरणें प्रतिच्छेदित नहीं हो रही। अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को पीछे कंटिन्यू करते हैं। इधर नहीं हुई तो हम इसको डॉटेड लाइन से पीछे हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। ये जो लाइन आगे जा रही थी इसको भी हम ऐसे मान के चलते हैं, पीछे प्रतिच्छेदित करते हैं। तो हमें क्या लग रहा है कि ये यहां से इस पॉइंट से आ रही है और ये यहां से इस पॉइंट पे, तो ये जो ए डैश पॉइंट है हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये वाली किरण, ये वाली परावर्तित किरण और ये वाली परावर्तित किरण, ऐसा लगता है कि ये यहां से आ रही है, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। अब आया समझ में, किरणें प्रतिच्छेदित होती, प्रतीत कैसे होती, एक्चुअल में तो कभी मिलेंगे ही नहीं, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, कभी मिलेंगे ही नहीं। लेकिन अगर हम इनको बैक में प्रोड्यूस करेंगे, पीछे लेके जाएंगे, तो ऐसा लग रहा है कि ये इस बिंदु से आ रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये जो बी वाली थी वहां गई, परावर्तित होकर वापस आ गई, इसको भी पीछे प्रोड्यूस किया, तो जो ए से किरणें आई थी वो ए पे मिल रही हैं और बी वाली यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब नजर आएगा। ये ए हमारा बिंब, ये तो क्या है, ए बी क्या है, हमारा बिंब है, और ए डैश बी डैश क्या है, इसका प्रतिबिंब है। तो इसी तरह जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, हमारी बॉडी से किरणें निकलती है, वो जाएंगी, टकराएंगी, टकरा के वो वापस आ जाती है, पर जब उनको पीछे प्रोड्यूस करते तो वहां पे हमारा प्रतिबिंब नजर आता है। तो इस तरीके से समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब बनता है। अब देखो ये जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब बन गया, इसकी क्या विशेषताएं हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला देखो ये आभासी है। आभासी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे किरणें प्रतिच्छेदित नहीं हुई, वो प्रतिच्छेदित होती प्रतीत हो रही है, इसलिए कैसा है, ये आभासी है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ये याद रखना, ये कॉम्बिनेशन है। वास्तविक उल्टा होता है, ठीक है, वास्तविक कैसा बनता है, उल्टा, और आभासी हमेशा कैसा बनता है, सीधा। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। सेकेंड पॉइंट, वस्तु के आकार के बराबर होता है। जब आप दर्पण में अपना फेस देखते हो, अपनी जो शक्ल हम देखते हैं, तो क्या वो छोटी या बड़ी नजर हो जाती है, या सेम साइज के नजर आते हो? सेम साइज के नजर आते हो ना, तो ये विशेषता है। समतल दर्पण में वस्तु के आकार के बराबर होता है कौन, प्रतिबिंब। ये सारी विशेषताएं हम प्रतिबिंब की पढ़ रहे हैं, सारी विशेषताएं किसकी पढ़ रहे हैं, प्रतिबिंब की।
तो आभासी और सीधा है, और वो भी किसमें, समतल दर्पण में, वस्तु के आकार के बराबर होता है। थर्ड, दर्पण के उतने पीछे बनता है जितना वस्तु की दर्पण से दूरी होती, यानी कि मान लो ये मिरर है, मैं जितनी दूरी पे यहाँ खड़ी हूं तो मुझे मिरर में भी ऐसा लगता है कि मेरा प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पे, भले ही वो वहीं पे स्टॉप हो रहा है मिरर, पीछे तो कोई गैप होता ही नहीं, डिस्टेंस नहीं होता, पर नजर ऐसा आता है। अगर मैं यहाँ खड़ी हूं तो इतनी ही दूरी पे नजर आऊंगी, अगर मैं पीछे जाके दीवार के पास जाके खड़ी हो जाऊंगी तो प्रतिबिंब भी ऐसा लगेगा जैसे पीछे चला गया और वहां पे एक दीवार है, वो दीवार के पास खड़ा है, तो उतनी ही दूरी पर होता है जितना आगे है। अब इस पे बेटा न्यूमेरिकल भी आता है। कैसे न्यूमेरिकल? सपोज क्वेश्चन पूछ लिया कि वस्तु के सामने जो है एक 3 मीटर की दूरी पर है, वस्तु जो है दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर है। ये यहाँ पे आप देखोगे U और V लिखा हुआ है मैंने। U क्या होता है? ये वस्तु की दूरी होती है, आप कह सकते हो बिंब दूरी होती है दर्पण से, और V जो है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो अगर 3 मीटर की दूरी पर है तो फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2 तरह के क्वेश्चन देखो। एक तो पूछा जाएगा कि दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बना है। अगर वस्तु और दर्पण के बीच में 3 मीटर की दूरी है तो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच में भी कितनी होगी? 3 मीटर, क्योंकि समान दूरी पर बनता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि बिंब और प्रतिबिंब के बीच में कितनी दूरी है, तो कितना हो जाएगा? 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6 मीटर की दूरी पर। तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। आपका दर्पण से दूरी पूछा है प्रतिबिंब की या बिंब से पूछिए, ठीक है। लास्ट है पार्श्व परिवर्तन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? पार्श्व होते हैं हमारे साइड्स, ठीक है, 2 साइड होते हैं ना हमारे, एक राइट और एक लेफ्ट। तो जो प्रतिबिंब इसमें बनता है उसमें पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है, या हम कह सकते हैं दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है। या आप करके भी देखना बेटा। सपोज आप दर्पण के सामने खड़े हो, ठीक है, और अपना ये वाला हाथ ऊपर करते हो, तो मेरा तो ये वाला हाथ कौन सा? राइट है, लेकिन दर्पण में, ठीक है, ऐसे मैं खड़ी हूं, दर्पण में भी मेरा यही साइड ऊपर होता है। तो दर्पण की पोजीशन अगर ये है तो ये साइड नहीं, ये साइड ऊपर दिखता है, तो ये साइड कौन सा हो गया? लेफ्ट हो गया ना। तो यानी कि इधर तो मैंने हाथ खड़ा किया था राइट, और दर्पण में कैसा दिखता है? लेफ्ट। तो जो दायां होता है वो बायां प्रतीत होता है, जो बायां होता है वो दायां प्रतीत होता है। और इसीलिए आप देखना, कभी मान लो ये दर्पण है, अगर यहाँ पर बी अल्फाबेट आप एक कागज पे लिख के रखते हो, देखते हो, तो वो आपको यहाँ पर इस साइड कैसा नजर आएगा? इस तरह से, ठीक है। सी ऐसे लिखते हो तो वो ऐसा नजर आता है। क्यों होता है? क्योंकि पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, ये दर्पण प्रतिबिंब बन जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब जो भी आपके डाउट है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है।